Good morning dear students, you are the most welcome on this online platform। पिछले लेक्चर में हमने पहला यूनिट कवर कर लिया था। इसके पहले मैंने 5-6 लेक्चर दे दिया है। जो भी स्टूडेंट्स का लेक्चर छूटा हुआ है और वो लोग पिछले का लेक्चर जा कर के देख सकते हैं। जिसके पास नहीं है लेक्चर है वो हमसे बोल देगा तो हम उसको पिछला क्लास प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यानी हम लोगों ने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया था। वो फर्स्ट चैप्टर का नाम था फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में हमने थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होती है, कैसे फिजिक्स वर्ड का डिस्कवरी हुआ, फिर फिजिक्स में हमें किन किन चीज़ों का स्टडी करना होता है, ठीक है। यानी हमने फिजिक्स को डिफाइन किया और उसके बाद उस चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े, ठीक ना। फंडामेंटल फोर्सेस को अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन किया, हमने सारी चीज़ें पढ़ा। फिर उसमें फंडामेंटल लॉस पढ़े हमने, ठीक है ना। फंडामेंटल लॉस के बाद फिर हमने पढ़ा था कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, कहाँ पे हम फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस प्रकार से यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग पढ़ा था मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिसिस्ट, मतलब अलग अलग देशों के जो अलग अलग फिजिसिस्ट थे यानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन किया फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने क्या कर लिया है इसके पिछली वाली वीडियोस में, यानी जितनी भी 4-5 क्लास चली है सब में हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आज की जो हमारी टॉपिक है वो दूसरी यूनिट यानी चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी भी ऐसे 2-4 स्टूडेंट पढ़े हुए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर रजिस्ट्रेशन वो नहीं कराएंगे तो आगे का लेक्चर हो सकता है आप लोग मिस करें, अटेंड ना कर पाएँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। फीस के लिए मैंने बताया ना, आप लोग संस्थान पे आकर के मिल सकते हैं 10 से 12 के बीच में। आने से पहले एक बार हमको कॉल कर लीजिए, सर मैं कोचिंग पे आना चाहता हूँ, फीस देना चाहता हूँ, तो आप मिल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आप शुरू करेंगे, यूनिट, ठीक है। तो कॉपी और पेन ले लीजिए। हैंड रिटन नोट्स तो मैं देता ही रहता हूँ, लेकिन आप लोग खुद का भी नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और इस चैप्टर में अब मान के लिए आपको होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा कि आप लोग कर ना पाएँ या फिर इतना ज़्यादा मिल जाएगा आप लोग करते करते हालत नहीं। जैसे मैं पहले होमवर्क लिमिट में देता था, थोड़ा मोड़ा देता, उसी तरह होमवर्क यहाँ भी दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें घर पर, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, यूनिट, ठीक है। देखिए यूनिट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप उसको अच्छे से कॉपी पे पहले समझिए फिर लिखिएगा, ठीक है। लिखा अ सिंगल फिक्स्ड अमाउंट या नंबर विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अ सिंगल फिक्स्ड अमाउंट या नंबर, ठीक है, विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। ऐसी कोई सिंगल फिक्स्ड या कोई नंबर फॉर्म में कोई क्वांटिटी हो, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हो, अ सिंगल फिक्स्ड अमाउंट नंबर, कोई भी ऐसी अमाउंट, कोई भी ऐसी नंबर जो एक फिक्स हो और अपने आप में कंप्लीट हो और उसका हम किसी स्टैंडर्ड पैमाने पे यूज़ करते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट। क्लियर है? कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनिट इज ए सिंगल फिक्स्ड अमाउंट, यह एक फिक्स अमाउंट है या कोई नंबर है जो इटसेल्फ कंप्लीट है, यानी अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। यानी ऐसा नहीं है कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है या रेशनल फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। एंड यूज्ड एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ, एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। यानी हम इसका किसी ना किसी बड़े पैमाने पे क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट, ठीक है। अच्छा, यूनिट के बाद जब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी क्वांटिटी। क्वांटिटी के मतलब सीधे सीधी भाषा में मतलब है कि यह फिक्स्ड अमाउंट या नंबर ऑफ समथिंग। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं ना, आप लोग कहते हैं 2 किलो में से कोई सामग्री दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, 1 kg दे दीजिए, दैट इज क्वांटिटी। जो आप मुंह से बोल रहे हो वो क्या है, क्वांटिटी है। और क्वांटिटी मतलब क्या है, फिक्स्ड अमाउंट। तो वहां पे मैंने लिखा है अ नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का जो अमाउंट आप मांग रहे हैं वही क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब क्वांटिटी है तो फिर क्वांटिटी कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, ठीक है। और भी कई प्रकार की क्वांटिटी होती है, उससे हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका सिलेबस में ये भी अलग से नहीं लिखा होगा कि क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताया ना कि आप जो ऑफलाइन में पढ़ते थे उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। हमारा प्रयास ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, ठीक है।
तो देखिए आगे हमको क्या पढ़ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हेडिंग लाइए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में देखिए क्या लिखा है, क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मतलब है, जहाँ पे डिजिट्स का उपयोग हो, 1 2 3 4 5 डिजिट होते हैं ना, ये सब जीरो, इन डिजिट्स का जहाँ पे यूज़ हो उसे हम न्यूमेरिकल कहेंगे। अब डेफिनेशन में कह रहा है कि ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, यानी कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम नंबर्स यानी डिजिट के फॉर्म में या उनके कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम उसको एक्सप्रेस कर सकें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, यानी दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ही लिए हैं तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। पहला कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी चलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब क्या होता है, किसी की माध्यम से, किसी के हेल्प से क्या करना, निर्माण करना है, डिराइव करना है, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल है, फंडामेंटल को हम दूसरा क्या कहते हैं, बेस भी बोलते हैं। फंडामेंटल को ही क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी चाहे बेस क्वांटिटी बोले, दोनों मतलब बात सेम सेम है। तो फंडामेंटल या बेस का मतलब मैंने यहाँ लिखा है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसे कहेंगे, जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, जो खुद अपना काम अपने से कर लेता हो, यानी खुद अपने में परिपूर्ण हो, अपने में फिक्स हो, अपने में कंप्लीट हो, अपना काम खुद से कर लेता हो, यानी इंडिपेंडेंट। यानी इनको किसी दूसरे की हेल्प या किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए, इनका निर्माण खुद स्वयं से हुआ है। आई बात समझ में, यानी दे आर इंडिपेंडेंट। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट आर नोन एज फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल जो क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, तो वो 7 होती है। यानी नंबर ऑफ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी इज 7। अब वो कौन कौन सी 7 है अभी मैं आगे जिक्र करूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा आप लोग, यहाँ जान जाइए बस 7 होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका था डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब क्या होता है, किसी की मदद से, किसी की हेल्प से क्या करना, क्वांटिटी का निर्माण करना, यानी मैन्युफैक्चर करना। तो ये किसके माध्यम से डिराइव्ड होंगे, इनके माध्यम से, यानी दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड या which are arises with the help of fundamental या base quantity is known as derived quantity, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हेडिंग लगाइए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको पढ़ना है, सबसे पहले समझिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मतलब जहाँ पे कोई चीज़ एक साथ कलेक्ट कर ली जाए और उसमें सब एक साथ बात हो। जैसे मान लीजिए मैं एक मार्कर लिया हूँ, मैं इस एक मार्कर से पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे सर जी ये बस रेड है, दैट इज नॉट सिस्टम। जब ये तीनों आपस में मिल गए ना, दैट इज सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों लोग आपस में मिल के एक काम करेंगे, कलर बना दे रहे हैं, रंग बिरंगा बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये लोग आपस में क्या हुए, सिस्टम। तो सिस्टम कहने का मतलब ये है कि ऐसी यूनिट्स रहेंगी जिसमें कई प्रकार की यूनिट्स को आपस में मिला करके एक अलग से सिस्टम बना देंगे, और वो जो हम सिस्टम बना देंगे तो उसी सिस्टम को हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना है वो 4 पढ़ना है। पहला कौन होगा, CGS होगा, दूसरा कौन होगा, FPS होगा, तीसरा MKS होगा और चौथा SI होगा, ठीक है। CGS, FPS, MKS, SI, इन 4 यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना है। चारों यूनिट्स के बारे में बहुत डिटेल स्टडी नहीं करना है, उनके फॉर्म के बारे में जान लेना है और किस यूनिट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बस इस सब चीज़ों के बारे में जान लेना है, और किस यूनिट में किस क्वांटिटी को किस नाम से बुलाते हैं ये चीज़ जानना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी टॉपिक होगी, यानी पहली इसमें जो होगी वो होगी CGS, ठीक है। CGS का मतलब C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, ठीक है। यानी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई हैं इनमें 3 यूनिट को लेकर बनाई गई हैं।
3 क्वांटिटी ली गई है। वो 3 क्वांटिटी कौन कौन है? पहली देखिए लेंथ है, दूसरी आपकी क्या है? मास है, और जो तीसरी आपकी क्वांटिटी थी वो थी टाइम, यानी LMT। इन तीनों लोगों को लेकर के इन्हीं की यूनिट्स बनाई गई और इन्हीं की यूनिट से एक सिस्टम तैयार किया गया और उसी सिस्टम को बोलते हैं SI, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम मुख्य रूप से किसकी बात करते हैं? लेंथ की, मास की और टाइम की। ठीक है, तो हम पहला पढ़ रहे हैं CGS। तो CGS का मतलब इसमें हम लेंथ को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। फिर मास को किस में मापेंगे? ग्राम में यानी मेजरमेंट करेंगे। और फिर टाइम को किस में मेजरमेंट करेंगे? सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। आ रही बात समझ में? देखिए दूसरा वाला क्या है? FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा सिस्टम है। अब इसमें फुट का मतलब लेंथ को हम फुट में मापेंगे, मास को हम पाउंड में मापेंगे और टाइम को जो है हम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, उसमें सेकंड में मेजर करेंगे। सेकंड सब में कॉमन होता है, सेकंड देयर इज नो चेंजिंग। ठीक है, 2 समाप्त हुए, 2 क्लियर हुआ। कोई दिक्कत तो नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में आइए, तुरंत बोलिए वहाँ पे हाँ सर कोई दिक्कत है, समस्या है। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए क्या है? MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। अब मीटर में किसको नापेंगे? किसको मेजर करेंगे? लेंथ को। किलोग्राम में किसको मेजर करेंगे? मास को। और सेकंड में टाइम को। ठीक है, अब लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट वाला लिखा हुआ SI का मतलब इसका नाम क्या है? सिस्टेमी होता है, सिस्टमेटिक नहीं, सिस्टेमी। ठीक है, तो सिस्टेमी इंटरनेशनल, यह सिस्टेमी इंटरनेशनल जो है यह एक यूनिट है जो कि फ्रेंच है, फ्रेंच यूनिट है, अपने यहाँ की नहीं है। यह फ्रेंच यूनिट है और उसका नाम क्या है? सिस्टेमी इंटरनेशनल। सिस्टेमी इंटरनेशनल यह एक फ्रेंच यूनिट है। जब यह यूनिट शुरू में डिराइव की गई थी, इसी यूनिट का यूज पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर से होने लगा था। अपने कंट्री की तो बात छोड़िए, अन्य देशों में, फॉरेन्स में इसी यूनिट का क्या होने लगा था? बहुत अधिक ज़्यादा क्या होने लगा था? यूजेस होने लगा था। तो उसी को बाद में जो है फिर बदल करके सभी लोगों के एग्रीमेंट से ये बोल दिया गया कि जब इस यूनिट का सभी लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोल दें। यह सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब जो अपने फॉरेन के भी हो, कंट्री फॉरेन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यानी ये सिस्टेमी इंटरनेशनल जो यूनिट थी ये फ्रेंच यूनिट थी, लेकिन इसका पूरे वर्ल्ड में यूज होने के कारण इसको बाद में क्या कह दिया गया? इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो वो मॉडर्न फॉर्म है किसका? सिस्टेमी इंटरनेशनल का। तो आपके दिमाग में अगर इंटरनेशनल सिस्टम तो आप कहना चाहिए सर ये IS लिखा चाहिए, लेकिन SI लिखे हैं। तो SI क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो सिस्टेमी इंटरनेशनल है यह फ्रेंच यूनिट है और हम यूनिट पढ़ रहे हैं, तो हम जब भी जिक्र करेंगे यूनिट की बात करेंगे, ना कि उसके मॉडर्न नाम पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसी को नाम बदल के इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया। ये मॉडर्न नाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मेजरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी आपकी? मेजरमेंट। ठीक है, हेडिंग लगाइए मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? अभी हमने क्वांटिटी पढ़ा, यूनिट पढ़ा। अब यूनिट पढ़ा गया है तो यूनिट को हम मेजर तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि हम 1 kg 2 kg 3 kg मांगे हैं किसी से तो ऐसे ही बिना किसी तरह से दे देगा, नहीं। वो मेजर करेगा उस चीज़ को ना, उसको स्टैंडर्ड यूनिट के साथ इस जो माना गया है स्टैंडर्ड उस पर रखेगा, उसके साथ वो फिर उसको मेजर करेगा, मेजर करने के बाद तब आपको देगा। तो कहने का मतलब यह एक प्रोसेस होती है। और प्रोसेस क्या है? किसी अमाउंट को या किसी क्वांटिटी को क्या करना? मेजर करना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेजरमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग कि द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर्स, the process of associating numbers with physical quantities, with physical quantities, with
फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विथ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड मेजरमेंट, इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ बोला है कि एसोसिएटिंग विथ नंबर्स। अभी मैंने बताया ना कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में फिजिकल यूनिट पढ़ेंगे, और फिजिकल यूनिट क्या होती है, उसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यानी हम फिजिक्स में जितनी भी यूनिट, जितने भी मेजरमेंट, जितने भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें किन फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएंगी, नंबर्स के फॉर्म में। तो अगर वो नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा रही हैं, तो अगर हम उनका मेजरमेंट करेंगे तो नंबर के फॉर्म में नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कर दें, नहीं। अगर आप लोग दुकान पे जैसे चले जाइए, कह दीजिए हमको 2 kg आटा दे दीजिए या 2 kg राइस दे दीजिए, चावल दे दीजिए, तो ऐसा थोड़े है कि वो किसी अन्य सामान की तुलना करके, कंपैरिजन करके उसी के साथ आपको दे दे, नहीं। वो डिजिट्स के आधार पे, यानी नंबर्स के आधार पे जो स्केल बना हुआ है, उस स्केल पे आपके राइस को रखेगा। राइस को रखने के बाद कंपेयर करेगा कि हाँ उस डिजिट्स यानी उस नंबर के बराबर हो गया है, तब उस चीज़ को आपको देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम नंबर्स को एसोसिएट करते हो, नंबर को एसोसिएट करने का मतलब मिला करके और उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के रूप में क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दें, यानी उसको एसोसिएट कर दें, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट। जैसे आपने कहा ना 1 kg मुझे क्या चाहिए, आटा चाहिए, तो 1 kg में वो एसोसिएट करेगा किसको, नंबर्स को। किस नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम को आपस में एसोसिएट कर देगा, तब जाके आपका 1 kg क्या बनेगा, राइस मिलेगा। आ रही बात समझ में, यानी नंबर्स को हम एसोसिएट करेंगे किसमें, मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम लिख लीजिए, यानी दूसरी डेफिनेशन देखिए क्या लिख देता हूँ एक लाइन में। ये तो एक डेफिनेशन थी, दूसरी डेफिनेशन इसकी देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग समथिंग, एक लाइन में बस क्या लिखना है, the process of measuring something, यानी किसी चीज को, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई मटेरियल को मेजर करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो अभी मैंने क्वांटिटी पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, और अभी मैंने बताया आपको कि 7 जो होती हैं क्या होती हैं, वो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिखेंगे, उनकी यूनिट्स को लिखेंगे, उनके सिंबल को लिखेंगे और उनकी डेफिनेशन लिखेंगे कि उन्हें किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब याद रखिएगा कि आगे जो चीज़ें हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे सिस्टम ऑफ वो सिस्टेमी इंटरनेशनल मैंने बताया था ना, तो हम लोग ज़्यादातर से जो यूनिट यूज़ करेंगे वो सिस्टेमी यूनिट रहेगी, यानी इंटरनेशनल सिस्टम रहेगी, ठीक है। और जहाँ पे अलग रहेगा, फुट पाउंड रहेगा या फिर CGS सेंटीग्राम मीटर वाला रहेगा, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ ना बोला जाए तो आप समझिए कि जो चीज़ लिखी गई है वो SI यूनिट में लिखी गई है, ठीक है, क्योंकि SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे आप लोग एक टेबल बनाइए और उस टेबल में अच्छे से खूब लिखिए, ठीक है। देखिए उस टेबल में क्या करना है, हाँ देखिए। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, या इसके जगह आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे आप लोग SI यूनिट, क्या लिखेंगे आप लोग, SI यूनिट, सिस्टेमी इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका क्या लिखेंगे आप लोग, सिंबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से,
डेफिनेशन में यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ। डेफिनेशन लिखवाने का मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बोर हो जाएंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा। और डेफिनेशन में आप लोग को PDF में अभी नोट्स जब भेजूंगा तो उसमें दे दूंगा, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से मैंने बताया है, आप लोग उसमें समझ लीजिएगा, देख लीजिए डेफिनेशन, ठीक। जैसे लेंथ होगा, टाइम होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं टेम्परेचर होगा, तो इन सब चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। कोई इसका मतलब मैंने डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में पूछता नहीं है आप लोग से, ठीक है। हाँ, ये आपसे पूछता है कि इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा इसकी ऐसा यूनिट, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना होगा, बुक में भी दिया है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर मैं जो PDF हैंडरिटन नोट दूंगा उसमें आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो बेस क्वांटिटी में आप लोग लिखिए, सबसे पहली जो आपको बेस क्वांटिटी होगी वो होगी लेंथ। क्या होगी? लेंथ। हाँ, लेंथ के बाद देखिए फिर क्या दूसरी थी, लेंथ के बाद दूसरी जो यूनिट थी वो थी मास। सॉरी, मैं यूनिट बोल रहा हूँ, क्वांटिटी थी मास। मास के बाद तीसरी जो है टाइम है। थोड़ा सा मैं दूर दूर लिख दे रहा हूँ, इसलिए जगह कमी पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा नज़दीक कर दूँ, ठीक है। लेंथ, लेंथ के बाद फिर मास, मास के बाद फिर टाइम, ठीक है। टाइम के बाद फिर आपका टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के बाद फिर क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो लास्ट 7th क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए, तो इसकी यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी। लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी, ठीक है। और मास की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो किलोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। टाइम का मैंने बताया हर जगह सेम रहता है, सेकेंड हो गया। इलेक्ट्रिक करंट एकदम बेहतर तरीके से पूरा पढ़ा गया है हम लोग क्लास 10th में, एम्पियर। और टेम्परेचर का भी आप लोग जानते होंगे, केल्विन, हालांकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन वो इसका SI यूनिट में नहीं आता है, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या हो गया? केल्विन हो गया। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। अब ये मोल क्या होता है? आप लोग क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जहाँ पे किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, या उसको हम कह सकते हैं मीजर करते हैं। तो वो मीजर करने का जो एक फॉर्म होता है वो क्या होता है? मोल होता है, ठीक ना। और जो लास्ट आपका बचा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नया है और इसको याद कर लीजिएगा, कैंडेला। कैंडेला, ठीक है, ये आप लिए थोड़ा नया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, लेंथ का मतलब मीटर, तो मीटर को हम किससे डिनोट करेंगे? M से डिनोट करेंगे। तो इसकी जो SI जो सिंबल हो जाएगा वो स्मॉल m हो जाएगा। फिर किलोग्राम, तो किलोग्राम को ऐसे kg लिखते हैं, है ना। सेकेंड का मतलब स्मॉल s हो गया। फिर एम्पियर के लिए देखिए, हमेशा और हमेशा कैपिटल A यूज होगा। आप लोग गलती से भी स्मॉल a मत लिखिएगा, ये गलत है, ठीक है। जब भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल A लिखेंगे, A फॉर एम्पियर, ठीक है। उसके बाद केल्विन, केल्विन के लिए भी कैपिटल K लिखते हैं हम लोग, ठीक है, स्मॉल नहीं लिखते हैं। मोल के लिए जो है MOL लिखते हैं, ठीक है। और कैंडेला के लिए जो है CD लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेस क्वांटिटीज़ थी। बेस क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है। और 7 क्वांटिटीज़ के क्या क्या यूनिट्स हैं और उनके क्या क्या सिंबल हैं, ये मैंने बता दिया आपको। चीज़ें आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, तो उसका रिवाइज करिएगा, टेस्ट तो होगा ही, मैं आपको बताया ही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम लोग अभी रजिस्ट्रेशन लिए थे, बहुत कम लोग पहला चैप्टर पढ़ पाए हैं, तो मैं उसको बाद में रिवाइज करूँगा, लेकिन अभी तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग का क्या है, सेकेंड चैप्टर पढ़ते रहेंगे। सेकेंड चैप्टर से सभी लोग जुड़ जाइए। जो भी 2-4 लोग बचे हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कम से कम जिन लोगों का हो गया वो अपने फ्रेंड्स को बता देना कि हाँ क्लास डेली रेगुलर चल रहा है
और आप बताइए कि क्लास कितना बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। उनको बताने के बाद कि रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग क्लास डेली अटेंड करिए। आप लोग ये मत सोचिए कि कोचिंग संस्थान खुलेंगे तब हम जाएंगे, नहीं, आप लोग परेशान हो जाएंगे, कोचिंग इतना जल्दी खुलने वाली नहीं है, ठीक है। और आप लोग को पता ही है CBSE का अभी 10 दिन 1 हफ्ता पहले जो नोटिफिकेशन आया तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम जो एनुअल एग्ज़ाम फरवरी में कराते थे अब हम लोग अप्रैल में कराएंगे। तो मार्च और अप्रैल 2 ही महीना आप लोग के लिए बढ़ रहा है ना, 1.5 से 2 महीने आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। लेकिन आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई इधर का 4 महीने जा चुका है, अगस्त चल रहा है, अगस्त में भी 10 तारीख आज हो गई, तो यानी 4-4.5 मंथ आपका जा चुका है और आपको जो समय बढ़ाया गया केवल 1.5 से 2 महीने, यानी फिर भी 2 मंथ का आपका लॉस होगा। इसलिए अभी से लग जाइए, मेहनत करते रहिए। आ रही बात समझ में? चलिए अब अगली हेडिंग लगाइए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कैसे हम लेंथ को मापते हैं और लेंथ को भी मेजरमेंट करने के लिए उसमें 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्मॉल डिस्टेंस होती है, यानी स्मॉल लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, और नॉर्मल लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, और फिर उसके बाद जो लार्ज डिस्टेंस होंगी उनको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग होगी मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें सबसे पहला पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे स्मॉल डिस्टेंस के अंतर्गत, ठीक है। यानी हम पहला पढ़ रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मापेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल डिस्टेंस कैसे मेजर की जाएगी, ठीक है, उसके लिए क्या स्केल यूज किया जाए। और फिर जो तीसरा होगा उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लार्ज डिस्टेंस कैसे यार, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर होगी, ठीक है। इन तीनों को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे ना नॉर्मली सेंटीमीटर, जैसे मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर, छोटी छोटी चीज़ से आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे ना। कोई छोटा सा आपके पास सिक्का है, गोला है, सर्कुलर फॉर्म में है, सिक्का ले लीजिए, कॉइन, तो अगर आपको उसकी रेडियस निकालनी हो या उसकी मोटाई निकालनी हो, है ना, मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, तो इस 1 रुपये सिक्के की विड्थ अगर आपको निकालनी हो तो क्या आप निकाल पाएंगे स्केल वगैरह? जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अलग डिवाइस यूज करना पड़ता है। और वो जो डिवाइसेस आप लोग यूज करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, वो आप लोग क्लास 9th में उसका एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, यूज भी किए होंगे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। तो उसको लिख लीजिए इसके सामने, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स हो गया ना, फिर उसका स्क्रू गेज हो गया, स्क्रू गेज, ठीक है। और जो तीसरी आपकी डिवाइस होती है वो होती है स्फेरोमीटर। क्या होती है? स्फेरोमीटर। ये 3 डिवाइसेस हैं, यानी 3 युक्तियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस को, यानी बहुत छोटी डिस्टेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल डिस्टेंस के लिए आप लोग जानते हैं ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो स्केल होता है उसी से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए नॉर्मल स्केल यूज किया जाता है, जैसे नॉर्मल स्केल, लाइक जैसे आपको सेंटीमीटर भी इसी में आएगा, सेंटीमीटर स्केल हो जाएगा, ठीक है। फिर सेंटीमीटर स्केल के बाद सेंटीमीटर देखिए cm, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल, फिर हो जाएगा मीटर स्केल, है ना, फिर उसके बाद हो जाएगा किलोमीटर स्केल, किलोमीटर स्केल। तो इन सब स्केल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्टेंसेस आसानी से क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। लेकिन अब बात है लार्ज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बहुत बड़ी डिस्टेंस है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप गाड़ी से जाएंगे ना, 4 व्हीलर से जाएंगे ना, तो उसमें ओडोमीटर लगा होता है। तो वो ओडोमीटर क्या इस तरह नॉर्मल स्केल होता है, स्केल जैसे आप लोग देख रहे होंगे बड़ी बड़ी स्केल फीट आती हैं या फिर इंची टेप वगैरह आते हैं, वो सब नॉर्मल है, वो सब नॉर्मल डिस्टेंस मापेंगे। लेकिन आपको लार्ज डिस्टेंस कितना बड़ा आप मीटर बनाएंगे, कितना बड़ा स्केल बनाएंगे, भाई यहाँ से दिल्ली कैसे वहाँ तक फैला के नापेंगे, आप नहीं नाप सकते ना। तो उसके लिए जो है अलग टेक्निक यूज़ की जाती है, अलग डिवाइस यूज़ की जाती है, अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं।
तो लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसका नाम है पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड, पैरालॉक्स मतलब पैरेलल रिलेटेड संबंधित है, उसमें वर्ड पैरेलल साइलेंट है, छिपा हुआ है, और वो पैरेलल किस प्रकार से हम लोग डिस्टेंसेस को नापेंगे वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, पैरालॉक्स मेथड में। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी लार्ज डिस्टेंस होगी वो पैरालॉक्स मेथड के द्वारा क्या होगी, यूज़ की जाएगी। कौन सा यूज़ किया जाएगा, पैरालॉक्स मेथड, पैरालॉक्स मेथड। जैसे आप लोग मान लीजिए आपको जो है किसी अर्थ और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, अर्थ सरफेस और किसी प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आप किसी स्केल को वहाँ तक ले पहुँचा सकते हैं? आपके पास इतना बड़ा स्केल है कि आप उस प्लैनेट तक पहुँचा दें, वहाँ से कोई पकड़े? ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आप मेथड यूज़ करेंगे, टेक्निक यूज़ करेंगे, रूल्स यूज़ करेंगे, और वो रूल कौन है, वो मेथड कौन है, तो वो है पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर में, ठीक है। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे पैरालॉक्स मेथड, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरालॉक्स मेथड। और सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी लेक्चर देखा करिए आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर नहीं करना है। आप लोग जो पैसा पे कर रहा है उसी केवल पढ़ना है। और मैंने बता भी दिया ना, जिसका रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को मिलेगा। अभी भी 1-2 लोग ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो वो लोग करा ले, वरना नेक्स्ट इस वीक के बाद मैं उनको किसी भी तरह से क्लास में अटेंड नहीं होने दूंगा, ठीक है। और बाकी मैंने फीस के लिए बताया है ना, 15 तारीख तक आप लोग कोशिश करिएगा कि फीस जो है सब्जेक्ट की आ जाए। और केमिस्ट्री तो आप लोग का चल ही रहा है, आज जो है केमिस्ट्री क्लास हो सकता ना चला हो, क्योंकि सर का कल एग्ज़ाम था तो वो दूर चले गए थे, आ नहीं पाए हैं। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स डेली चल रहा है, चलेगा भी। मैथ वाले सर थोड़ा सा इस समय आ नहीं पा रहे हैं, उनसे बात मैं दूसरे तीसरे दिन कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि सर कल आएंगे, परसों आएंगे। और कोरोना का संक्रमण भी इतना ज़्यादा है कि थोड़ा व्यक्ति आने से डर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि वो भी आ ही जाएंगे जल्द, उम्मीद है मुझे। तो जब तक वो नहीं आते तब तक आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, पैरालॉक्स मेथड। हिलाइए, पैरालॉक्स मेथड। चलिए, पैरालॉक्स मेथड के बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डायग्राम बनाना है, कुछ चीज़ें आपको समझानी है, तो वो चीज़ मैं समझाने लगूंगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय लगेगा अभी आपको, ठीक है। लेंदी हो जाएगा आज का क्लास, तो इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और आप लोग से मैंने पहले बताया, वीडियो लाइक कर दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी है कि आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए कि आज का क्लास कैसा लगा, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी। वहाँ नहीं लिख सकते हैं तो ग्रुप में आइए, ग्रुप में लिखिए कि सर आज का क्लास ठीक था, नहीं ठीक था, कोई दिक्कत थी, कोई टॉपिक नहीं समझ, आप लिख के भेजिए ना, तब तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और आप हमसे फीडबैक जब लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ भी रिप्लाई देंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ चलिए बच्चे हमारे जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का इस बार रिजल्ट जो है 90% नहीं पहुँच पाया। मैंने कहा था ना कि 90 आएगा तो आपको 100 रुपीज़ की डिस्काउंट मिलेगी। कुछ लोग आसपास पहुंच के रुक गए, खैर कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करिए। अगर 11th में 90 आ गया तो 12th में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर मंथ आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। और कोई दिक्कत समस्या होती है तो मैं हूँ ही, आप लोग देख भी रहे हैं जो चीज़ें ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई जा रही थी उससे बेहतर चीज़ मैं आपको लोग ऑनलाइन दे रहा हूँ। तो आप लोग दिमाग में से तो निकाल दीजिए कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए कि हम ऑफलाइन से भी बेहतर चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड आई विल मीट टुमारो अगेन। Bye. Take care.